Hello and welcome to Co-Learner. We are dedicated to redefine your learning experience. हमारे फाइनेंस के इंट्रोडक्शन का ये आखिरी वीडियो है और ये आखिरी टाइम में आपको टिपिकल थ्योरी पे आपसे बात करने वाला हूँ और कुछ छोटे मोटे टॉपिक मेरे सामने आज वीडियो पे आएंगे। इन्हें खत्म करके नेक्स्ट वीडियो से विल स्टार्ट विद अवर प्रैक्टिकल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं और मेरे सामने जो आज का पहला टॉपिक खुला हुआ है दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी। तो मुझे पहले आपसे आज बात करनी है लिक्विडिटी के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल लिक्विडिटी है क्या चीज? लिक्विडिटी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में और हम इसे डिफाइन करते हैं कि ऐसी एबिलिटी ऑफ बिजनेस जिससे हम अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सकें। ये शो करता है कि कितनी क्विकनेस है जिससे हम अपने बिजनेस या कंपनी जो है हमारी वो कन्वर्ट कर सकती है अपने असेट्स को इनटू कैश to pay what it owes in the near future. Basically liquidity का मतलब होता है कि ऐसी एबिलिटी हमारे बिजनेस की कि हम अपनी लायबिलिटीज को बिल्कुल टाइम पर पे कर सकें और लायबिलिटीज को पे करने के लिए व्हाट वी नीड असेट्स और हम इन्हीं असेट्स को कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट करके अपनी लायबिलिटीज को पे ऑफ कर सकते हैं। ये मेजर करता है कंपनी की एबिलिटी कि वो अपनी एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड कैश रिक्वायरमेंट, उम्मीद है कि कुछ खर्चे तो होंगे, कुछ लायबिलिटी को पे ऑफ करना है उन्हें, और वो लायबिलिटी जो अचानक से आ जाए, इन दोनों को ही हम लोग कैसे पे कर सकते हैं ये हम लोग को कौन बताता है? हमारा लिक्विडिटी बताता है। इसके अलावा यहाँ पर क्या बोला गया कि हम लोग को ये कैश रिक्वायरमेंट सिर्फ लायबिलिटी को पूरा करने के लिए नहीं बल्कि अपने असेट्स को बढ़ाने के लिए या कोई ऑपरेटिंग लॉसेस को कवर अप करने के लिए भी हम लोग के पास कैश होना चाहिए। तो कुछ चीजें तो हमें पता है कि हमें इतना कैश चाहिए होगा और कई बार हम लोग को अनएक्सपेक्टेडली कैश की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। तो इन दोनों ही तरह के रिक्वायरमेंट्स को पूरे अगर हम कर सकते हैं तो दैट मीन्स वी हैव गुड लिक्विडिटी। लिक्विडिटी को हम लोग एक डिसीजन क्राइटेरिया की तरह यूज करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में और ये यूज करी जाती है टू मैनेज लिक्विड रिसोर्सेज और करंट असेट्स और नियर कैश असेट्स सो एज टू एनहांस द इफेक्टिवनेस विद व्हिच दे आर यूटिलाइज्ड, अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए। ये फोकस करता है अटेंशन ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल, एनहांस करता है लिक्विडिटी, इनेबल करता है कॉर्पोरेट बॉडी की हमारे पास ज्यादा फंड्स मार्केट से हम लोग इकट्ठे कर पाए। व्हाइल यूजिंग लिक्विडिटी एज अ डिसीजन क्राइटेरिया, मैनेजमेंट को कई तरह के रेशियोज का यूज करना पड़ता है। ये रेशियो उसे बर्ड आई व्यू देते हैं करंट लिक्विडिटी पोजीशन का और शॉर्टेजेस का। एक कंपनी के पास अगर लिक्विड रिसोर्सेज हैं ट्रांजैक्शन पर्पस के तो हम लोग उसे ऐसा प्रिकॉशनरी मेजर यूज करेंगे और स्पेकुलेटिव अपॉर्चुनिटीज के लिए भी यूज करेंगे। मैं पूरी बुक की रीडिंग करके आपको वही बात हिंदी में नहीं बताना चाहूंगा, मैं आपके सामने इसकी कुछ एग्जांपल्स रख देता हूँ। सबसे पहले तो हम लोग रेशियोज का यूज करते हैं। आपने रेशियो कुछ तो पढ़े हैं क्लास 12th में, लाइक करंट रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो। ये वो रेशियो हैं जो कि हमारे डिसीजन क्राइटेरिया बनाने में हेल्प कर देते हैं कि हम लोग कितने लिक्विड हैं। सिमिलरली अगर हम लोग जैसे बात करते हैं करंट रेशियो के बारे में तो ये हम लोग को हमारी करंट मतलब आज की लिक्विडिटी पोजीशन के बारे में क्लियर कट आइडिया दे देता है। ये आज की और आगे वाले लिक्विडिटी का मतलब क्या हुआ? अगर मैं कहूं कि मैं फ्यूचर में कितना लिक्विड हूं तो मेरा ध्यान अपने फिक्स्ड एसेट्स पर जाएगा, पर अगर मुझे करंट लिक्विडिटी जाननी है तो मेरा ध्यान अपने सिर्फ करंट एसेट पर जाता है। इसमें डिफरेंस क्या है जरा इस बात को समझिएगा। कोई भी बिजनेस अगर अपने फिक्स एसेट को बेचकर अपनी लायबिलिटीज को पे ऑफ करता है तो वो बिजनेस की लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी नहीं बोली जाएगी। अगर आपको अपने असेट बेचने पड़ के खाली अपनी लायबिलिटीज को पूरा करने के लिए दैट मींस यू आर नॉट एट ऑल लिक्विड। वहीं अगर आप अपने करंट एसेट्स को सेल ऑफ करके अपनी करंट लायबिलिटीज को पे ऑफ कर रहे हो दैट मींस आपकी करंट लिक्विडिटी पोजीशन तो बहुत अच्छी चल रही है। तो अगर कभी कोई बिजनेस अपने फिक्स्ड एसेट्स को बेचता भी है दैट मींस वो कहीं ना कहीं किसी क्राइसिस में तो है, उसकी लिक्विडिटी पोजीशन पहले से मैनेज नहीं करी गई। आगे बात करेंगे द मैनेजमेंट का जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स दीज इज अ ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव एंड स्पेकुलेटिव मोटिव। तीन तरह के मोटिव यहाँ रखे गए, ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशनरी एंड स्पेकुलेटिव मोटिव। ट्रांजैक्शन मोटिव हम लोगों को जो करंट ट्रांजैक्शंस तो अपनी करनी ही है, हम लोग को जो अपनी करंट लायबिलिटीज को पे ऑफ करना ही है। प्रिकॉशनरी हम कुछ रिजर्व्स बनाकर चल रहे हैं ताकि हम लोग को आगे अचानक से पैसे की जरूरत पड़े तो हम परेशान ना हो। दिस स्पेकुलेटिव मोटिव मतलब कहीं ना कहीं हम कुछ पैसा इधर उधर लगाकर कुछ गेन्स कमाने के बारे में बात करें। स्पेकुलेटिव मोटिव कैसे काम करेगा? जैसे कि आज लोअर प्राइस है रॉ मटेरियल का तो आज खरीद के रख लिया ताकि जब
हम लोग कल को ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें, उसके लिए आपको ज़्यादा पैसा चाहिए होगा, तो हम लोग को लिक्विडिटी इसलिए भी यहाँ पर बहुत काम करती है। लिक्विडिटी हम लोग असेस करते हैं थ्रू द यूज ऑफ रेशियो एनालिसिस। लिक्विडिटी रेशियो प्रोवाइड करता है इनसाइट इनटू द प्रेजेंट कैश सॉल्वेंसी ऑफ अ फर्म, और ये एबिलिटी है इसकी टू रिमेन सॉल्वेंट इन द इवेंट ऑफ कैलामिटीज। तो जी करंट रेशियो क्या रहेगा? करंट रेशियो रहेगा करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। ये वाइडली यूज करा जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि हम लोग इसे अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को डिस्चार्ज कर सकते हैं जो कि अप टू द पीरियड ऑफ 1 ईयर रहती है। इंटरप्रिटेशन इन द करंट रेशियो ये है कि अगर यू हैव हायर द रेशियो, इसका मतलब है यू हैव ग्रेटर इज द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू पे ऑफ इट्स बिल्स। आगे बात करेंगे, नेवरदलेस ये क्रूड रेशियो है और ये अलग अलग कैटेगरीज के बीच के डिफरेंसेस को अकाउंट फॉर नहीं करता है। फॉर एग्जांपल, इन्वेंट्री जरूरी नहीं कि तुरंत ही कैश में कन्वर्ट हो जाए, सिमिलरली डेटर्स भी जरूरी नहीं कि तुरंत ही कैश में कन्वर्ट हो जाए। इन्वेंट्री बिकने में टाइम लग सकता है, डेटर से रिपेमेंट लेने में टाइम भी लग सकता है। तो हमने सिर्फ करंट एसेट को उठा लिया, हमने ये नहीं देखा कि इसमें से कौन सा ऐसा एसेट है जो कि तुरंत हमें पैसा दे देगा। मेन डिफिकल्टी कब आती है? जब हम लोग जब किसी क्विक आइटम को हम लोग इन्वेंट्री में काउंट कर लेते हैं, is that unless one has ensured about the quality, condition and marketability of the inventory, it may be impossible to turn it into cash immediately at the estimated value. कई बार हम लोग अपने क्वालिटी, कंडीशन और मार्केटेबिलिटी ऑफ इन्वेंट्री इसको इग्नोर करके हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, हम लोग इसको उठाकर हम लोग अपने उसको उस इन्वेंट्री के पार्ट को, उस असेट को, उस स्टॉक को हम लोग अपने टोटल इन्वेंट्री में जोड़ देते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ जाती है, हो सकता है बाकी इन्वेंट्री तो बिके पर वो बिके ही ना, तो ऐसी चीजें हमारे रेशियो में रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। हमारा रेशियो तो भले अच्छा आ रहा होगा पर उसमें कुछ सामान ऐसा होगा जो शायद बिके ही ना। सिमिलरली अगर मैं डेटर के बारे में बात करूँ, हमने डेटर तो ले लिए लेकिन हो सकता है डेटर्स उस टाइम पे हम लोग कैश ना दें या कुछ बैड डेट हो जाए, तो उस टाइम पर जो मेरा कंप्यूटेड रेशियो होगा वो बेकार हो जाएगा और मेरी डिसीजन मेकिंग गलत जा सकती है। When I'm talking about quick ratio, ठीक है, जब मैं पर्टिकुलरली क्विक रेशियो के बारे में बात करता हूँ तो क्विक रेशियो क्या उठाता है जी? क्विक रेशियो जो है ये बेसिकली कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटी और रिसीवेबल्स को उठाता है, ये इन्वेंट्री को बाहर कर देता है। बेसाइड कैश, अगर मैं बाकी दो आइटम्स के बारे में बात करूं तो वो नियर कैश और वेरी शॉर्ट नोटिस के अंदर ही कैश में कन्वर्ट करे जा सकते हैं। कैसे करे जा सकते हैं? मार्केटेबल सिक्योरिटी तुरंत बिक जाएंगी, डेटर पूरा नहीं देंगे तो कुछ तो पैसा दे जाएंगे ना, हो सकता है 100% अमाउंट ना पे करें पर कुछ पैसा तो हमें वो दे ही जाएंगे। तो देयरफॉर फॉर टेकिंग decisions, particularly for assessing cash position of the company, उसकी ability to discharge current obligations, quick ratio में हम लोग हमेशा rely कर लेते हैं। Nevertheless, the main shortcoming of the quick ratio is that ये इग्नोर करता है इन्वेंट्रीज को और कॉन्सेंट्रेट करता है खाली कैश पे, मार्केटेबल सिक्योरिटी पे और रिसीवेबल पे। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली भी बात क्या कर रहे हैं, सीधा हमारे करंट रेशियोज के बारे में। चलो बात अब शुरू करते हैं लिक्विडिटी रेशियो पे, और ये इनेबल करेगा फर्म, कंपनी को टू असेट्स इट्स नेट वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैसे डिनोट होगा? वर्किंग कैपिटल डिनोट हुआ कॉम्बिनेशन ऑफ करंट एसेट या करंट लायबिलिटीज ऑफ अ कंपनी। और वर्किंग कैपिटल को हम लोग को अगर कैलकुलेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करंट लायबिलिटी से करंट एसेट को माइनस कर देंगे, या करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी को बेसिकली माइनस कर देते हैं। तो अगर मैं पर बोलूँ तो CA माइनस CL क्या डिनोट करेगा? एक नेट वर्किंग कैपिटल मेरा डिनोट करता है। अगर हम ये कर देते हैं तो हमारे पास वो रेडी मनी हमारे पास अवेलेबल हो जाता है जिससे हम लोग अपने रोजमर्रा के खर्चे बिजनेस के पूरे कर सकते हैं। अगर अभी भी हमें ये जानना है कि हाउ मच इज अवेलेबल विद अ कंपनी पर रुपी ऑफ सेल, तो हम लोग नेट वर्किंग कैपिटल को सेल से डिवाइड भी कर देते हैं। बेसिकली रेशियो चैप्टर आपको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। अगर आपको ये जानना है कि कंपनी को हर सेल पर कितना रुपया बच जा रहा है तो हम नेट वर्किंग कैपिटल को हम लोग सेल से डिवाइड कर देते हैं, तो हम लोग को ये भी यहाँ पर आराम से मिल जाता है। तो टेलर मेड मेजरमेंट्स भी हम लोग इसमें बना सकते हैं, मतलब अपने खुद की मेजरमेंट भी बना सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ लिक्विडिटी को आप लोग लिक्विडिटी ऑफ रिसीवेबल्स, आप अलग अलग चीज़ों में भी आप इसे काउंट फॉर कर सकते हो। जैसे कि लिक्विडिटी ऑफ रिसीवेबल के अंदर एक फॉर्मूला होता है एवरेज कलेक्शन पीरियड का। बेसिकली मैंने जो डेटर में को सेल करी है, क्रेडिट सेल करी, उसका रिटर्न, उसका पैसा मुझे कितने टाइम पे मिल जाएगा, इसे बुलाता हूँ मेरा एवरेज कलेक्शन पीरियड। ये बताएगा कि एवरेज नंबर ऑफ डेज रिसीवेबल्स आर आउटस्टैंडिंग, कितने एवरेज नंबर ऑफ डेज आउटस्टैंडिंग है, मतलब कितना टाइम लग जाएगा एक
क्रेडिट सेल को कैश में कन्वर्ट होने पर। इनवर्स टू दिस रेशियो क्या है, एवरेज रिसीवेबल रेशियो। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज इसके अंदर आता है रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ये जो दोनों रेशियो ये डिपेक्ट करते हैं स्लोनेस ऑफ रिकवरी को, बट रीडिंग डिफरेंट है। कैसे? फॉर फाइनेंशियल डिसीजन एंड टू यूज लिक्विडिटी एज अ क्राइटेरिया, अगर हम फाइनेंशियल डिसीजन में लिक्विडिटी को क्राइटेरिया मान के चले तो एवरेज कलेक्शन पीरियड एंड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हमारी हेल्प करते हैं ये जानने में कि कितने टाइम पर हमारे पास पैसा आ सकता है, तो हम लोग एक ऑप्टिमम लिक्विडिटी पोजीशन मिल जाएगी कंपनी के लिए, ताकि हमारी गुडविल और चांसेस ऑफ बैंकरप्सी हमेशा मिनिमाइज्ड रहे। क्या बोलने की कोशिश करेगी, जरा आप सोच के देखें। अगर मैं कभी अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को टाइमली पे ऑफ नहीं कर पाता हूं तो होता क्या है, सबसे पहले बैंकरप्सी तो दूर की बात है, पहले तो मेरी गुडविल खराब हो जाती है, लोग को लगेगा कि यार पैसा तो दे नहीं पाते, अगली बार हमसे ट्रेडिंग करते टाइम, हमसे बिजनेस करते टाइम वो डरेंगे। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड एक ऐसा रेशियो जो मुझे ये बता देता है कि मुझे कितने टाइम पर मुझे डेटर से पैसा मिल जाएगा, जिससे मैं अपने इन हैंड कैश को आराम से जज कर सकूं। ये काम हमने वर्किंग कैपिटल में भी किया था। वर्किंग कैपिटल में हम लोग को ये बताया गया कि कितना कैश मेरे पास अवेलेबल रहेगा, अब कितना रहना चाहिए ये मुझे एवरेज कलेक्शन पीरियड बता देता है कि मुझे कितना कैश इतने टाइम में मेरे हाथ में आ जाएगा कि मेरा वर्किंग कैपिटल जो हमेशा मेंटेन रहे। तो क्या बोला यहाँ पर इन्होंने, इन शॉर्ट उन्होंने एंड में बोला इन शॉर्ट टू लो एन एवरेज कलेक्शन पीरियड, अगर कोई बहुत लो एवरेज कलेक्शन पीरियड रहेगा तो ये सजेस्ट करेगा एक्सेसिवली की रिस्ट्रिक्टेड क्रेडिट पॉलिसी है हमारी, और अगर बहुत हाई एवरेज कलेक्शन पीरियड रहेगा तो बहुत लिबरल क्रेडिट पॉलिसी बताएगा। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड डायरेक्टली मेरी क्रेडिट पॉलिसी पे कमेंट कर देता है। एवरेज कलेक्शन पीरियड और रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो को हम लोग कंपेयर करेंगे टू द एवरेज एज ऑफ अकाउंट्स पेबल और अकाउंट्स पेबल टर्नओवर रेशियो। Though adequate liquidity could be maintained by accelerating collections and deferring payment, yet इसकी अपने खुद के लिमिटेशन और ड्रॉबैक तो हैं। ये अफेक्ट करेगा हमारे क्रेडिट स्टैंडिंग और हमारे बैंकिंग सर्कल्स को। सेम स्पिरिट में डिसीजंस आर मेड टू मेंटेन प्रॉपर इन्वेंटरी लेवल इन द कंपनी। अब होता क्या है, अगर मैं पहले ऊपर की बात को समअप करूं तो एवरेज कलेक्शन पीरियड या रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, सिमिलरली हम उसे कंपेयर करते हैं एवरेज पेबल रेशियो से भी, कि मुझे कितने टाइम पे पैसा मिल जाएगा और कितने टाइम पर मुझे अपनी परचेज की क्रेडिटर को पैसा देना है। ये दोनों जो रेशियोज हैं ये इनके अपने खुद के लिमिटेशंस भी हैं, हम अभी उन पे बात नहीं करेंगे, रेशियो चैप्टर में जाकर बात करेंगे। और ये हमारी कंपनी की क्रेडिट स्टैंडिंग को तो कहीं ना कहीं उस पर तो कमेंट करता ही है। सेम स्पिरिट में अगर हम बात करते हैं तो हम लोग के सामने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का भाई फॉर्मूला आ जाता है। ये फॉर्मूला कुछ ऐसा है कि हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डिवाइड करते हैं अपने एवरेज स्टॉक से। आप सबने ये फॉर्मूलास पढ़े होंगे पर कभी इनके पीछे का मीनिंग नहीं जाना होगा। एवरेज स्टॉक हम लोग यहाँ पर कंप्यूट करते हैं ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 करके। तो ये बताता क्या है, हायर द रेशियो मोर एफिशिएंट इज द एवरेज इन्वेंटरी मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। अब इन्होंने भी यहाँ पर ये बात करके खत्म कर दिया। जरा सोच के देखें, मैंने यहाँ पर सेल लिया, मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिया, बेसिकली मैंने स्टॉक को कॉस्ट पे मैनेज कर उसको मैंने एवरेज से डिवाइड करा। तो अगर मैं कहता हूँ मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1 लाख रुपए की है, मतलब एक पॉइंट पे मैंने कितने रुपए के गुड्स सोल्ड करे और कितने रुपए का स्टॉक, मान लो 10,000 का स्टॉक चल रहा है तो 10 टाइम्स आ जाता है। तो ये जितना ज्यादा होगा उसका मतलब है उतनी अच्छी मेरी इन्वेंट्री चल रही होगी, जितना उतनी अच्छा मैंने अपना इन्वेंट्री सिस्टम को मैनेज करके रखा होगा। ज्यादा होने का मतलब क्या हो गया, ये ज्यादा कब हो सकता है, अगर न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो। इसका मतलब है कम स्टॉक मेंटेन कर रहा हूँ और सेल ज्यादा कर रहा हूँ। मैं कम स्टॉक में भी ज्यादा सेल कर पा रहा हूँ, मेरा स्टॉक मेंटेनेंस कम है पर मैं उतना ही मेंटेन करता हूँ जिसके अकॉर्डिंग सेल होती रहे। मतलब अगर मैं यहाँ पर 1 लाख की जगह, यहाँ पर मैंने 10,000 की जगह 25,000 रख दिया तो ये 4 हो जाता है। मतलब सेल अभी भी उतनी ही है लेकिन मेरा स्टॉक पे जो इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा हो गया। तो ये एक इनएफिशिएंट इन्वेंटरी मैनेजमेंट मुझे बता रहा है। अब पॉइंट आता है लिक्विडिटी से कैसे रिलेट कर गया। वर्किंग कैपिटल के अंदर जितने भी करंट असेट्स हैं या लिक्विडिटी के अंदर जितने भी करंट असेट और करंट लायबिलिटी हैं सभी उसका पार्ट बन जाते हैं। तो इम्प्लाइड ये भी उससे रिलेट कर जा रहा है। टू कंक्लूड, लिक्विडिटी एज अ डिसीजन क्राइटेरिया ऑफ इंपॉर्टेंट टूल। फाइनेंशियल डिसीजन को हम लोग कैसे फिट करेंगे, पहले तो मैनेजमेंट ऑफ कैश से, क्रेडिट पॉलिसी ऑफ फर्म से, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ इन्वेंट्री, फिक्स्ड एसेट्स के एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोग डिसीजन लेंगे करंट एसेट को मिनिमम कॉस्ट पे रखने का और कंपनी की पोजीशन को साउंड बेसिस पे रखेंगे टू अवॉइड एनी इवेंचुअलिटीज। तो ये तो जनरल बात हो गई। अब एक और पॉइंट मेरे सामने आता है प्रॉफिटेबिलिटी का। अगेन हम लोग रेशियोज के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो प्रॉफिटेबिलिटी एक सबसे बड़ा एक
टूल है हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजंस को लेने के लिए। ये एसेंशियल होता है किसी भी कंपनी के लिए कि वो एग्जामिन करे प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ सेल, देन इट इज डन बाय एस्टिमेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी पर रुपी ऑफ सेल्स। ये मेजर कैसे हम लोग करते हैं, ऑफ कंपैरिजन एंड स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। सिमिलरली देयर कुड बी अदर रेशियोज आल्सो। तो मैंने तो अभी आपको खाली एक फॉर्मूला बताया कि पर यूनिट ऑफ सेल का कैसे रहेगा, इसमें प्रॉफिटेबिलिटी में काफी ढेर सारे रेशियोज रहते हैं। तो बिकॉज इंपॉर्टेंट यूजर्स लुक एट अ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी फॉर डिफरेंट एंगल, तो वो अलग अलग हमारे रेशियो में निकालेंगे। शॉर्ट टर्म क्रेडिटर, लॉन्ग टर्म लेंडर, इक्विटी शेयर होल्डर, इन्वेस्टर, ये सब इंटरेस्टेड होते हैं इन प्रॉफिटेबल ऑपरेशंस ऑफ अ कंसर्न को जानने के लिए। ये यूज करते हैं रेशियोज को जो बेस्ट सूट करते हैं उनकी रिक्वायरमेंट में। Profitability can be related to sales or to total capital employed या फिर नेटवर्थ पे भी, बट देन डिफरेंट फिगर्स ऑफ प्रॉफिट आर टेकन इनटू अकाउंट। पर हम लोग अलग अलग अकाउंट फॉर्म में तो करते ही हैं। अब मतलब उसने बोला कि हमारे शॉर्ट टर्म क्रेडिटर या हमारे लॉन्ग टर्म लेंडर हो या इक्विटी शेयर होल्डर हो या फिर हमारे इन्वेस्टर हो, सबको प्रॉफिटेबिलिटी जाननी है। इसके लिए हम लोग उनके हिसाब से अलग अलग सबके फॉर्मूलाज भी यूज करेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो सेल्स या टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड से भी ढूंढी जा सकती है या कंपनी के नेटवर्थ से भी ढूंढी जा सकती है, बट हम लोग अलग अलग प्रॉफिट की फिगर्स को यहाँ पर अकाउंट फॉर करते रहेंगे। तो प्रॉफिटेबिलिटी टू सेल्स क्या रिफ्लेक्ट करेगा, कंपनी की एबिलिटी कि वो कितना प्रॉफिट्स पर यूनिट ऑफ सेल को जनरेट कर पा रही है। अगर सेल जो है वो सफिशिएंट मार्जिन ऑफ प्रॉफिट, अगर सेल में सफिशिएंट प्रॉफिट ऑफ मार्जिन नहीं आ रहा है तो ये डिफिकल्ट है किसी बिजनेस एंटरप्राइज की कि वो अपने फिक्स कॉस्ट को कवर कर पाए। इसीलिए अगर मार्जिन ऑफ प्रॉफिट कम है, मतलब अगर मैं 10 लाख की सेल करता हूं और मेरा प्रॉफिट मार्जिन 5% का है, तो मैं सिर्फ 50,000 रुपए का प्रॉफिट कमा पाऊंगा। हो सकता है इस प्रॉफिट से मेरे फिक्स कॉस्ट भी कवर ना हो रही हो। तो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को हमेशा अपने प्रॉफिट को किससे कंपेयर करना है कि मैंने कितना कैपिटल लगाया। वहीं अगर मैं शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा तो मैं देखूंगा मेरा प्रॉफिट सेल पर कितना आया। तो इन्वेस्टर कैपिटल एम्प्लॉयड पर प्रॉफिट ढूंढना चाहेगा, शेयर होल्डर सेल पर प्रॉफिट ढूंढना चाहेगा। तो जैसे मैंने आपको बोला सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू प्रॉफिट को लेकर तुम लोग को फॉर्मूला भी अलग अलग लगाने पड़ेंगे। अब मेरे सामने एक्चुअल रिटर्न के बारे में बात करी गई। इसमें बोला ये गया कि एक इंपॉर्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के अंदर वो ये है कि प्रॉफिट ऑन इक्विटी या प्रॉफिट फिगर आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर डिवाइडिंग इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, बेसिकली EBIT जो आता है प्रॉफिट का, वो हमारा इक्विटी शेयर होल्डर की बैलेंस शीट में चला जाता है। तो हम लोग को यहाँ पर फॉर्मूला यूज कौन सा करना है, ये एक इंडिकेटर है ऑफ प्रॉफिट अर्न ऑन फंड्स इन्वेस्टेड बाय ओनर, एक इंडिकेटर ऑफ एक्चुअल रिटर्न रिसीव। क्या फॉर्मूला रहता है जरा ध्यान से देखेंगे। अर्निंग अवेलेबल टू कॉमन शेयर होल्डर, कितना पैसा शेयर होल्डर के पास जाएगा, अपॉन टोटल इक्विटी या नेट इनकम आफ्टर टैक्स अपॉन टोटल इक्विटी। ये रेशियो 2 तब यूज होगा जब कंपनी के पास कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स नहीं है। तो अगर मैं इस फॉर्मूला को थोड़ा सा डिराइव करना शुरू करूँ तो मैं पे बोलूंगा सेल्स, अगेन मैंने बोला माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ पर आ गया कंट्रीब्यूशन, मैंने यहाँ पर माइनस किया फिक्स कॉस्ट, तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसे बुलाता हूं PBIT। मैंने इसमें से माइनस किया इंटरेस्ट तो मुझे मिल गया PBT, फिर मैंने यहां से माइनस किया टैक्स तो मुझे मिल गया PAT। अब अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं है तो आपको सीधा PAT को डिवाइड कैसे कर देना है, हमारे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। और अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर है तो आपको प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस करना है और यहाँ पर आ जाएगा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। कितनी अर्निंग अवेलेबल इक्विटी से, तो आपको इसको उठा के डिवाइड कर देना है। तो ये दोनों बातें क्या बताएंगे कि पर शेयर पे हम लोग को कितना पैसा मिला। प्रॉफिट मार्जिन एक और हमारा मेजर होता है प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करने के लिए। ये प्रॉफिट मार्जिन किस पे निकाला जाता है, सीधा सीधा सेल्स पर। हम लोगों ने ऊपर किस पे निकालने के बारे में बात करी थी, इन्वेस्टर सोचेगा कि कैपिटल पे कितना है, बट अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो हमारा दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स पर निकालने के लिए। ये रेशियो इंडिकेट करेगा कि हमारे जो प्रोडक्ट बिके हैं वो कितने अच्छे प्राइसिंग पर थे। इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट मार्जिन एक एविडेंस है कंपनी की कि वो इनएबिलिटी है कि वो सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स को अचीव कर सकें। प्राइसिंग डिसीजंस आर मेड बाय फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव्स और वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट से बातचीत करके लेते हैं, हम उसके ऊपर बात अभी नहीं करेंगे। अब अगले पॉइंट आता है कि क्या हमारे सामने और भी कोई फॉर्मूलाज है।
अब इसमें एक पहले फॉर्मूला के बारे में बात आई, क्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशियो। ये इंडिकेट करेगा प्रॉफिट सेल्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ ओनली डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट। वो एक आता है नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशियो। ये क्या करेगा, ये जनरल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दोनों को माइनस करने की बात करेगा। तो बेसिकली क्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशियो कैसे निकलेगा, जीपी आपको पता है निकलता है सेल्स माइनस डायरेक्ट कॉस्ट। और एनपी कैसे निकलता है, एनपी निकालने के दो तरीके हैं, या तो जीपी में से इनडायरेक्ट कॉस्ट को भी माइनस कर दें, या फिर और आप सेल्स में से डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट दोनों को ही माइनस कर दो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट दोनों को माइनस कर दो, तो भी आपको क्या मिल जाएगा, एनपी। तो फॉर्मूला होता है जीपी अपॉन सेल या एनपी अपॉन सेल। जीपी रेशियो और एनपी रेशियो पहले भी पढ़ा हुआ है, वही पुरानी बात है, उसको नए तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। देन कम्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये एक और फॉर्मूला है जो हमें ये बताता है कि फ्रॉम द एंगल ऑफ शेयर होल्डर ये रिफ्लेक्ट करता है कि मैनेजमेंट की एबिलिटी क्या है, कि कितना रिसोर्स लगाकर वो कितना प्रॉफिट कमा पा रहे हैं। ब्यूटी ऑफ आरओआई ये बोलता है कि हम लोग इसे अलग अलग एंगल से निकालकर प्रॉफिटेबिलिटी को अच्छे से समझ सकते हैं। अब कैसे निकाला जाएगा, सबसे पहले तो निकलता है कि EBIT अपॉन सेल्स है। इसको दो तरीके से इन्होंने बांटा। पहले उन्होंने बोला EBIT अपॉन असेट्स किया, फिर उन्होंने सेल्स अपॉन असेट्स से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो उन्हें अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या मिला, EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, और कितने के एसेट लगे थे। देखो इतने के सेल, इतने एसेट है, अगर इतने के सेल है, इतने के सेल पर इतने का अर्निंग है, तो लोग कंबाइन करते तो क्या मिल जाएगा, इतने के एसेट पर इतने की अर्निंग है। हायर रेशियो इंडिकेट करेगा हायर यूज ऑफ एसेट, और लोअर रेशियो इंडिकेट करेगा हमेशा लोअर यूज ऑफ एसेट्स फॉर द कंपनी। तो ये एक और तरीका है। EBIT हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, अगर एसेट्स कम है और EBIT ज़्यादा है तो मतलब अच्छी एफिशिएंसी बता रहा है। फाइनली मेरे अब यहाँ पर प्रॉफिट के बारे में बात बहुत हो गई, और ये हम लोग बातें प्रैक्टिकली करेंगे अपने रेशियो चैप्टर में। मुझे पता है थोड़ा सा बोरिंग है ये वाला टॉपिक, लेकिन एक बार आपको इंट्रोड्यूस कराना जरूरी था कि आपके बेसिकली इस पूरे ही इंट्रोडक्शन चैप्टर में आपका पूरा का पूरा कोर्स कैसे कवर किया हुआ है। फाइनली विल डिस्कस कॉस्टिंग एंड रिस्क, और यहाँ पर कॉस्टिंग एंड रिस्क डिस्कस करते ही बस मेरा टॉपिक ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट या कॉस्ट रिलेट करता है टू द सिस्टम अडॉप्टेड फॉर असेसिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इक्विटी कैपिटल क्या है, ओनर ऑफ मनी एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। बोरोड कैपिटल क्या है, क्रेडिटर के कितने हम लोग फंड्स यूज कर रहे हैं। There are thus risk involved if interest is not paid on account of default in repayment of principal। अगर हमने इंटरेस्ट पे नहीं किया या फिर अगर मैं प्रिंसिपल का अमाउंट रीपे नहीं किया तो हाँ रिस्क तो इन्वॉल्व हो जाएगा। तो इट इज ऑर्डिनरली एक्सपेक्टेड जो भी रुपया हम लोग ऑब्टेन कर रहे हैं लोन, वो हमारे रिटर्न्स को हमेशा बढ़ाए। लोन लेने का फर्क तब है जो मेरे रिटर्न बढ़े, अगर रिटर्न नहीं बढ़ रही है तो लोन लेना मेरे लिए बेकार है। Rate of interest on borrowed funds is usually lower than the returns expected by investor or risk takers in the business. Moreover, interest paid is deductible for tax purposes। हम लोग के सामने कुछ इलस्ट्रेशन होता है, जरा इसको देखना शुरू करेंगे। कंपनी और कंपनी भी दो तरह के आपके सामने इन्फॉर्मेशन है, जरा सा जज करेंगे इस बात को। टोटल कैपिटल यहाँ पर भी 100 रुपये का, यहाँ पर भी 100 रुपये का, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ओनर्स कैपिटल और यहाँ पर क्या है, ओनर्स और बोरोड दोनों को 50-50 में बांटा गया। रेट ऑफ अर्निंग दोनों की 20% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर वो 15% का दे रहे हैं। अर्निंग कितनी हो गई, 20 और 20 रुपए। इंटरेस्ट पेड कितना हो गया, 7.5 रुपए। तो यहाँ पर अर्निंग बिफोर टैक्स 20 रुपए है, 12.5 रुपए है। टैक्स 50% का दिया। अर्निंग आफ्टर टैक्स के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 10 रुपए, और यहाँ पर कितना आ रहा है, 6.25। इसमें से माइनस करके जरा परसेंटेज ऑफ अर्निंग के बारे में बात करें तो मैंने यहाँ पर 100 रुपए लगाए और मैंने 10 रुपए कमाए, तो मुझे कितना परसेंट मिला, 10%। यहाँ पर मैंने 50 रुपए लगाए और मैंने 6 रुपये 25 पैसे कमाए, तो मुझे कितने की अर्निंग हो रही है, 12.5%। बेसिकली हुआ क्या, हुआ ये कि अगर मैंने यहाँ पर लोन लिया तो मेरी परसेंटेज ऑफ अर्निंग और ओनर्स फंड बढ़ गई। हालांकि अर्निंग कम हुई है, आफ्टर टैक्स अर्निंग कम है, लेकिन कम पैसे लगाकर मैं ज़्यादा परसेंट का पैसा कमा पा रहा हूँ। अगर if company is not able to earn sufficient return, तो रिटर्न ऑन ओनर्स फंड हमेशा रिड्यूस हो जाएंगे, और इससे क्या होगा, रिस्क इंक्रीज हो जाएगा। यूजिंग बोरोड फंड्स और फिक्स्ड कॉस्ट फंड्स इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी इज कॉल्ड फाइनेंशियल गियरिंग। फाइनेंशियल गियरिंग विल इंक्रीज, अगर मैंने कभी बोरोड फंड्स को यूज करा तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे सामने फाइनेंशियल गियरिंग आ जाती है। अगर एक हाई फाइनेंशियल गियरिंग है तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा,
अगर if earning before interest and taxes are rising as compared to earning per share of a company with no or no financial gearing, मतलब अगर अब जरा खुद सोच के देखें, एक कंपनी में 1 लाख शेयर होल्डर है और उसके पास कुछ पैसा डेट का भी लगा हुआ है, तो जितना पैसा आएगा वो कम लोगों में बटेगा, सिर्फ 1 लाख लोगों में, 1 लाख शेयर्स में बटना है। वही ऑन दी अदर हैंड अगर एक कंपनी, एक टोटल इक्विटी कंपनी है विद नो डेट्स, तो मतलब वहां पर नंबर ऑफ शेयर होल्डर भी ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ शेयर ज्यादा होंगे, शेयर होल्डर ज्यादा होंगे, तो पैसा ज्यादा लोगों में बटेगा। तो एक कंपनी जहां पर फाइनेंशियल गियरिंग नहीं है वहां पर हमेशा ही ईपीएस कम हो जाएगा ईबीआईटी के बढ़ने पर। प्रैक्टिकल भी करके इसका हम लोग पूरा देखने वाले हैं आगे जाकर। बट ये तो बात किसके बारे में हुई, ये बात हुई कि हम लोग को फायदा क्या मिलता है। अब जरा बात करते हैं रिस्क किसके बारे में आ जाता है इसमें। लेकिन एक फाइनेंशियल गियरिंग वाली कंपनी में फिक्स चार्जेस की वजह से रिस्क भी बढ़ने लग जाता है। हायर फिक्स चार्ज ग्रेटर द चांस कि वो अपनी अर्निंग को कवर नहीं कर पाएंगे। लार्जर कंपनी जो फाइनेंस होगी बाय हाई बोरिंग विल नीड टू कंटिन्यू टू प्रोड्यूस एंड सर्च फॉर न्यू मार्केट्स फॉर देयर आउटपुट। कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस हुआ तो इससे कंपनी का प्रोडक्शन और सेल्स का इनफ्लो भी रुकने लग जाएगा, क्योंकि हम लोग को, बट फिर भी हम लोग को फिक्स इंटरेस्ट तो पे करना है, तो रिस्क भी बढ़ जाता है, क्योंकि आपके पास आपके ऊपर एक फिक्स्ड कमिटमेंट भी आ जाती है अपने अमाउंट्स को पे करने के लिए। एज अगेंस्ट द ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर सजेस्टिंग कि एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिपेंड करेगा ऑन द लेवल ऑफ गियरिंग, ऑल्टरनेटिव थ्योरी ऑन कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या कहता है, वो है मॉडिग्लानी एंड मिलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है और अपने आने वाले कुछ वीडियोस में इसको जरूर डिस्कस करेंगे हम लोग। तो एसेंस ऑफ मॉडिग्लानी और मिलर ये कहता है कि हम लोग को हमेशा वैल्यू ऑफ टू फर्म्स को आइडेंटिकल इनकम के साथ, सेम रिस्क के साथ हमेशा पहले चेक करना चाहिए कि उनके लिए फाइनेंशियल गियरिंग ठीक है या नहीं है। एक फर्म को आप मानो नॉन फाइनेंशियल गियरिंग की और एक फर्म को मानो फाइनेंशियल गियरिंग की, और हम लोग को इन्वेस्टर को हमेशा उसमें अपने आर्बिट्रेज करते हुए, अपने रिस्क को मिनिमाइज करते हुए पैसा ज्यादा कमा सकता है वो उसमें, क्योंकि दोनों की मार्केट वैल्यू में चेंज आ जाएगा। ये कुछ फाइनेंशियल थ्योरीज पे बेस्ड है और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारा, और हम इसके बारे में बहुत लंबी बात अपने एक वीडियो में करेंगे। तो डिस्पाइट ऑल द अबव थ्योरेटिकल एक्सपेक्टेशन, डेट और रिस्क एनहांस करेगा रिस्क ऑफ लिवरेज, क्योंकि इंटरेस्ट एक फिक्स चार्ज है, इसको हम लोग को पे करना पड़ता है, भारी कंपनी प्रॉफिट कमाए भले ना कमाए। सब्सटेंशियल डिक्रीज लिक्विडिटी और इंक्रीज इन डिमांड्स होता है फॉर क्रेडिटर्स फॉर पेमेंट इफ कंपनी हैज हायर प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन इट्स कैपिटल। रीजन अलग अलग तरीके से लिए जाते हैं, पर मुझे लगता है अब अगर मैं इसमें और थोड़ी बात करूंगा तो खाली आपका कंफ्यूजन बढ़ा दूंगा। तो आगे चैप्टर आएगा रिस्क के ऊपर, रिटर्न्स के ऊपर, तो तब आप आराम से बात कर पाएंगे, ताकि आपका थोड़ा फाइनेंस का प्रैक्टिकल का बेस भी अच्छा बन चुका होगा। तो अब मैं इस पर और बात करके आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। देन फाइनली मेरे पास एक टॉपिक है फाइनेंशियल डिस्ट्रेस एंड इंसॉल्वेंसी के ऊपर। जनरली अफेयर ऑफ फर्म जो है वो इस तरीके से मैनेज करे जाते हैं कि हमारे बिजनेस का टोटल रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क बॉन्ड बाय इक्विटी होल्डर मिनिमाइज हो जाए और मैनेजेबल हो जाए, वरना फर्म ऑब्वियसली बात है डिफिकल्टी तो फेस करेगी। तो इन मैनेजिंग बिजनेस रिस्क फर्म हैज टू कोप अप विद द वेरिएबिलिटी ऑफ द डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट, उसके प्राइस, इनपुट प्राइसेस एक्सेट्रा. It has also to keep a tab on fixed cost. As regards financial risk, एक high proportion of debt in the capital structure entail करेगा high level of interest payment. अगर cash flow inadequate है तो firm will face difficulties in the payment of interest and repayment of capital. अगर ये सिचुएशन बहुत लंबे टाइम तक टिक जाती है तो एक ऐसा टाइम भी आएगा जब एक फर्म वुड फेस प्रेशर फ्रॉम इट्स क्रेडिटर. ऐसा भी टाइम आएगा जब एक फर्म को अपने क्रेडिटर्स पे भी प्रेशर मिलने लग जाएगा अगर वो हाई लेवल ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट को टाइमली पूरा नहीं कर पाते. तो इसे हम लोग इस बेसिकली टर्म को पढ़ाते हैं फाइनेंशियल डिस्ट्रेस. अगर कभी सेल कम होती है, आपको प्रोडक्शन एक्टिविटी पूरी नहीं कर पाते हो, फिर भी आपके ऊपर एक प्रॉब्लम रहेगी कि आपको अपने क्रेडिटर को रिपेमेंट करनी पड़ेगी. उस टाइम पर आप क्या करोगे? क्रेडिटर अपने लोन वापस मांगेंगे, कैपिटल मार्केट में भी आपके सिक्योरिटी की वैल्यू गिरने लग जाएगी, बहुत डिस्काउंट पे आपकी बहुत कम रेट में आपकी सिक्योरिटी बिकेगी और ऐसी सिचुएशन को हम लोग बुलाते हैं डिस्ट्रेस. फर्म को अपने असेट्स को बेचना पड़ जाता है, एक उनकी इकोनॉमिक वैल्यू से भी कम पर बेचना पड़ जाता है और यही हमारे फाइनेंशियल डिस्ट्रेस को तैयार कर देते हैं, खड़ा कर देते हैं. और अगर फर्म टेक्निकली अगर मैं बात करूँ, फर्म अगर अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं कर पाती है तो फर्म बैंक्रप्सी की तरफ भी जा सकती है. इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप लोन लो तो पहले अपनी कैश फ्लो पोजीशन को अच्छे से चेक कर लो कि आप उसे रीपे कर पाओगे या फिर नहीं कर पाओगे. इसीलिए हम लोग ट्रेंड एनालिसिस करते हैं फॉर पास्ट 3 to 5 years टू पिक अप सिग्नल्स ऑफ बैंक्रप्सी. देन इसके बाद मेरे सामने एक आखिरी बात बचेगी खाली,
और वो है कुछ थ्योरी की बातें जिसके ऊपर मुझे लगता नहीं मुझे ज़्यादा अब आपसे बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बातें आपसे कवर कर रखी हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक साइंस है, आर्ट है, मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे लंबी चौड़ी बात कर ली थी। फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर क्या है, ये बात तो हम लोग बहुत लंबी ऑलरेडी कर चुके हैं, और लेसन राउंड अप के बाद आपको पता चल जाएगा हमने इसमें क्या क्या बात करी। चलो जरा 2 मिनट इसमें भी बात कर ही लेते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करता है, फंड्स को प्रोक्योर करना, उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना, ये मेन काम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। इन्वेस्टमेंट डिसीजन एसेंशियली मेड अप आफ्टर इवैल्यूएटिंग द डिफरेंट प्रोजेक्ट प्रपोजल्स विद रेफरेंस टू ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी। फाइनेंशियल डिसीजंस आर कंसिडर्ड डिटरमिनेशन ऑफ हाउ मच फंड्स टू प्रोक्योर फ्रॉम अमंग द एवेन्यूज, कैसे हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए, कैसे हम लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने हैं, डिविडेंड डिसीजन कैसे लेने हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे होगा, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कैसे होगा, एक हमारे कैश फ्लो पोजीशंस कैसे जज होंगी, लिक्विडिटी पोजीशन कैसे जज होंगी, प्रॉफिटेबिलिटी और पिलर्स ऑफ फाइनेंशियल रिस्क कैसे मैनेज होगा। बेसिकली जितने भी अपने राउंड अप में ये टॉपिक पढ़े हैं हमारे पास सबके ऊपर एक हमारे पास चैप्टर भी है। एंड फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दैट इज कॉल्ड कैपिटल बजटिंग। तो हम लोग इस पे अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए हैप्पी रीडिंग, पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी तो डू टेल मी, मुझे इन्फॉर्म जरूर करो, उस प्रॉब्लम को भी दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा अपने फ्रेंड से, और कोशिश क्या करूंगा दूर कर ही दूंगा। तो तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।